हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका इस क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? पीछे जितना भी पढ़ाया गया उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से आप तैयार किए होंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट भी करके बताया सर हम तैयार कर लिए हैं। बेटा 2 दिन बीच में क्लासें नहीं अपलोड कर पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि थोड़ा लाइट इशू था, आंधी तूफान आपको पता आया था। आपकी तरफ आया था कि नहीं आया था? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आया था कि नहीं आया था। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। बाकी अब बिल्कुल सब कुछ सही है। आप सबके देखिए, जहां पर आप सबकी मेहनत है ना बेटा, वहां पर तो कहते हैं सरकार को भी हारना पड़ता है। तो लाइट वगैरह सब कुछ सही है। अब आज से हम शुरू करते हैं। पीछे हम आपको प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता चुके थे कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन क्यों जरूरी है, ये सब चीजें पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा दर्पण। हेडिंग डाल लीजिएगा दर्पण। इंग्लिश में बोलते हो आप लोग मिरर। इसके अलग अलग नाम है, आप सबको अलग अलग नाम पता होगा। दर्पण कहते हैं, हिंदी में दर्पण बोल दिए, इंग्लिश में मिरर बोल दिए, गांव वाली भाषा में शीशा बोल देते हैं, है कि नहीं? और फिल्मी लोग क्या बोलते हैं इसको बताइएगा जरा? आईना बोलते हैं। आईने पर तो एक गाना भी चला था ना, आईने के कितने टुकड़े किए गए थे? बताइएगा आप सब, कमेंट में जरूर बताइएगा कितने टुकड़े हुए थे। गाने पे नहीं जाना भाई, इस पर आते हैं दर्पण के बारे में। सर्वप्रथम चलते हैं दर्पण पे। आपको ले चलते हैं पहले एक शीशे की फैक्ट्री में। अब बात समझना, जब हम दर्पण की कंपनी में या किसी फैक्ट्री में जाएंगे ना भाई, तो दर्पण की बड़ी बड़ी प्लेटें रखी होंगी। जैसे आपके सामने देखिएगा, एक मान लीजिए दर्पण की कोई प्लेट है बेटा, ये दर्पण की क्या है? कोई प्लेट है। जब कंपनी में जाओगे दर्पण की ऐसी प्लेटें होंगी, उसके 2 पृष्ठ होते हैं भाई। देखो, 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ। तो दर्पण, सर्वप्रथम तो हमको क्या पता चला कि दर्पण क्या होता है बेटा? कांच का टुकड़ा। दर्पण कांच का ही बना होता है। तो दर्पण के बारे में एक बात तो हमको समझ में आई, दर्पण कांच का होता है और कांच का एक टुकड़ा ही है भी। दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है। इसके बताना कितने तल है, कितने पृष्ठ है? 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ। 2 पृष्ठ है इसके, 1 2 2 पृष्ठ है। इसके 1 पृष्ठ पर, किसी एक पृष्ठ पर पारे की पालिश कर देते हैं, मतलब पेंट लगा देते हैं। पारे की पालिश। पारा क्यों लगाते हैं? क्योंकि पारा सबसे अधिक चमकीला पदार्थ होता है, इस वजह से बेटा उसके पीछे पारा लगा देते हैं। और पारा अपने स्थान में हट ना पाए, इस वजह से उसके ऊपर से लेप लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। आप घर पर शीशा वगैरह हो ना, तो मम्मी लोग वगैरह ध्यान ना दें, चुप्पे से निकाल के शीशा, पीछे की प्लास्टिक ऐसे निकाल देना, और सुई वगैरह नहीं तो उससे खुरचना, तो उससे कण टाइप निकलेंगे। और जहां से हट जाएगा ना, उसके आर पार बेटा दिखाई देने लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि पारा हटा कि नहीं, आर पार एक साधारण ग्लास बन जाएगा, कांच बन जाएगा। पीछे पॉलिश कर दिए, कल बताए थे ना, दर्पण बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या पता चला? दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर पारे की पॉलिश और गहरे रंग का पेंट लगा होता है। दूसरे तल को वैसे छोड़ दिया जाता है, दूसरे तल पर कुछ नहीं करते। इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। पूरे दर्पण की प्रक्रिया इतनी होती है, जिस तल को ऐसे छोड़ देते हैं बेटा, उसी में अपने फेस वगैरह को देखते हैं। मुंह धुलते हो, कहीं आना हुआ, जाना हुआ, 4 बार मुंह धुल कर देखना हुआ, सब इसी में करते हैं। किसमें बेटा? परावर्तक तल में। तो आप सबको वैसे तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि चलो हमारे साथ आप सब बोलिएगा, दर्पण क्या होता है? दर्पण कांच का एक टुकड़ा है जिसके एक तल पर पारे की पॉलिश और गहरे रंग का पेंट लगा होता है, दूसरे तल को ऐसे छोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं मेरे बच्चा? परावर्तक तल कहते हैं। समझाई बात? इसको थोड़ा हम लिख कर बता देते हैं, ध्यान देना क्या है, दर्पण किसे कहते हैं। तो यहां लिख रहे हैं, दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर पारे की पॉलिश और गहरे रंग का पेंट लगा होता है, दूसरे तल को वैसे छोड़ दिया जाता है जिसे परावर्तक तल कहते हैं।
जिसे परावर्तक तल कहते हैं। तो यहाँ तक मेरे भाई समझ में आई होगी बात कि दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर पारे की पालिश और गहरे रंग का पेंट लगा होता है, दूसरे तल को ऐसे छोड़ दिया जाता है जिसे परावर्तक तल कहते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, इस दर्पण के प्रकार की बात करें कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण के प्रकार जिसे बोलते हो टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार, दर्पण आपके भी दो प्रकार के होंगे भाई, एक होगा समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसे बोलते हो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। एक होता है मेरे बच्चा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसे बोलते हो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब भाई समझना जरा कि दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, बोलो जरा दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार, एक समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। बेटा हमको क्लास 10 में समतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़ना, हमको केवल पढ़ना है किसके बारे में, गोली दर्पण। हाँ अगर समतल के बारे में आप पेपर कोई वनडे एग्जाम का तैयारी करने जाओगे, पेपर दोगे ना, तो खूब भर भर के प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के। लेकिन यहाँ पर हमको यहीं पर फोकस करना है, इस समतल दर्पण, गोली दर्पण किसे कहते हैं, माफ करिएगा भाई, गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण के भी दो भाग हमको पढ़ने होते हैं, और दो भाग कौन कौन से हैं मेरे बच्चा, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है भैया अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को बोलते हो कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को बोलते हो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है मेरे बच्चा। अब ध्यान देना, हमसे कोई पूछ ले समतल दर्पण किसे कहते हैं, आप रफ पेन लेके बैठे हो ना भाई, हम शुरू में बोलते हैं कि रफ और पेन आपके साथ जरूर होनी चाहिए, और तब लेके जितना हम बताते चले आप रफ काम जरूर करते चलो। मतलब इस ऑनलाइन की पढ़ाई को ऑफलाइन में बदलिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए। समतल दर्पण किसे कहते हैं तो बताएंगे, जिसे कांच की सीधी प्लेट से काटकर बनाया जाता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसे कांच की सीधी प्लेट से काटकर बनाया जाए मेरे बच्चा, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं, जिसे कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। जिसे कांच के गोले से काटकर बनाया जाए उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बात और याद रखे रहिएगा, अब आपको हमको पढ़ना क्या है, गोली दर्पण। हम आप चर्चा करेंगे केवल गोली दर्पण पर। तो यहाँ पर गोली दर्पण में क्या होगा, ध्यान से भाई समझिएगा, ये गोली दर्पण है। अब अच्छा गोली दर्पण है तो आपको पता है, अगर इसके हम बीच से दो टुकड़े कर दें, ऐसे दो टुकड़े कर दें, बीच से यहाँ से हम काट दिए इसको मान लीजिए, तो यहाँ जैसे ही काटेंगे सर ये तो अलग हो गया, काट दिए अलग हो गया। अब इनको हम उठा के अलग अलग रख दिए, जैसे इसको उठा के हम ऐसे रख दिए, इसको उठा के ऐसे ला के रख दिए, ध्यान से समझना बेटा, इसको उठा के ला के इधर रख दिए। अब क्या हो जाएगा, हम बताएं दर्पण को सदैव अगर पालिश करना होगा ना, जिसके एक तल पर पारे की पालिश करते हैं, पालिश आप सदैव दाहिनी ओर करिएगा और देखिएगा बाईं ओर से। तो बताना पालिश किस ओर करनी है, दाहिनी ओर। तो दाहिनी ओर पालिश कर दी, इसका भैया दायां भाग यही तो है ना, पालिश कर दिए। ये देखो पालिश कर दिया, आप भी पालिश कर देना। ये देखिए भैया, आप और बढ़िया बनाने की कोशिश करना बच्चा। पारे की पालिश कर दिए, अब पालिश कर दिए, पालिश सदैव दाहिनी ओर की जाएगी, ध्यान देना, बाईं ओर नहीं करेंगे। देखेंगे कहां से हम, बाईं ओर से। अब देखना जरा, एक इसका अभी बताए थे क्या भाई, दर्पण कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर पारे की पालिश कर दिए। अगर दाहिनी ओर पारे की पालिश कर दिए तो बाईं वाला जो तल छूट गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे बच्चा, परावर्तक तल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो एक तल छूटा है ना, ये वाला तल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले तल को मेरे भाई क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे परावर्तक तल, परावर्तक तल बोलेंगे। और कैसा, ध्यान देना, यहां पर इस अंदर वाले तल को हम लोग क्या बोलेंगे बताना, ये कहलाएगा परावर्तक तल, जिस पर कुछ भी नहीं किए हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक तल बोलेंगे मेरे बच्चा।
तो यहाँ से परिभाषा है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, हम बोल सकते हैं कि यही तो है ना ऐसे। तो इसका परावर्तक तल देखो उभरा है, परावर्तक तल उभरा हुआ है। तो जिसका परावर्तक तल उभरा होता है, जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण, उससे उभरा उसे उत्तल, समझ लेना, उभरा है तो उत्तल है, उभरा है तो उत्तल है, उभरा है तो उत्तल है, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं मेरे बच्चा, तो परावर्तक तल इसका देखो धसा है, इसी बोल सकते हो धसा है या गहरा है, तो बोल सकते हो कि जिसका परावर्तक तल गहरा होता है, जिसका परावर्तक तल गहरा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक तल गहरा होता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहां तक समझ में आई बात की नहीं है सब लोग को? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बताइएगा। चलिए तो आपको इसका रिवीजन एक बार करवा देते हैं फास्ट में। दर्पण क्या होता है आप लोग हमारे साथ बोलते चलिएगा, रफ अपना बंद कर लीजिए और बैठिए बताइए। दर्पण क्या होता है, दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर पारे की पॉलिश और गहरे रंग का पेंट लगा होता है, दूसरे तल को ऐसे छोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, परावर्तक तल कहते हैं। आगे हम क्या बताए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। हम बताए बेटा दर्पण, समतल दर्पण को क्लास 10 में नहीं पढ़ना, 12 में भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप तैयारी के लिए जाओगे तो वहां पर बहुत अच्छे से इसको देना पड़ेगा, प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जाएंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस किस पर होगा, किस पर होगा भाई, गोली दर्पण पर होगा। तो समतल दर्पण अगर कोई पूछ ले, मान लो ना माने बोल दे बताओ नहीं समतल दर्पण बताओ, तो समतल दर्पण किसे कहेंगे, जिसे कांच की सीधी प्लेट से काट कर बनाया जाता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। हालांकि इसके बारे में भी आपके सामने चर्चा करेंगे, चिंता मत करिएगा। गोली दर्पण किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, जिसे कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो यहां तक बात समझ आई सब लोग के। अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। चलिए यहां तक करने के बाद हेडिंग डाल लेना आप लोग, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसको चलते हैं भाई मिटाते हैं, शुरू करते हैं। आप हेडिंग क्या बताएं आपको हम कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। भाई दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या है, पेपर में यहाँ क्लास 10 में भाई परिभाषाएं पूछी जाती हैं, बढ़िया तरीके से मजबूत करिएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न आते हैं, आए हुए भी हैं साल में आपको, जब इस साल में कराएंगे दिखाएंगे भी आप सबको। तो पहली हेडिंग डाल लेना वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं मेरे बच्चा, वक्रता केंद्र क्या होता है आपको पता है, अभी बताना। अच्छा दर्पण, कौन दर्पण हम पढ़ रहे हैं, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण कुछ ऐसा ही तो बनता है, समझना भाई, गोली दर्पण है, जी हाँ। तो अब जब एक गोली दर्पण बनाए होगे आप ना, तो आपको पता है कि गोला प्रकार लिए होगे, इस आकार में रखे होगे और ऐसे ही घुमाए होंगे। तो यहाँ पर जहां पर गोला प्रकार की सुई रखते हो उसको हम सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोल देंगे इसका। अब यहां से समझ लेना, बीच से किसको हम अलग कर दिए थे ना, इसी सेंटर से तो अलग किया जाता है। जब यहां से इसको अलग कर दोगे भाई तो दो हो जाएंगे, एक ऐसे हो जाता था, एक ऐसे। तो यही जो सेंटर है यही दो भागों में बट जाता था, मतलब इसका भी माना जाएगा, इसका भी माना जाएगा। अगर बीच से अलग कर दिए बेटा, इसको अलग कर दिए आप यहां से, तो इस सेंटर से ही अलग हुआ है, तो सेंटर इसका भी माना जाएगा, इसका भी। और अभी आपको बताया क्या पॉलिश सदैव किस ओर की जाती है, दाहिनी ओर। बिल्कुल सही बता रहे हो, दाहिनी ओर क्या कर दोगे आप, पॉलिश कर दिए, मान लीजिए दाहिनी ओर कर दिए पॉलिश। अब यहां से आपके सामने दो दर्पण नजर आ रहे होंगे, एक उत्तल एक अवतल। यहाँ पर इसका पारा देखो, जिधर पॉलिश की है उधर से मत देखना, जिधर पृष्ठ परावर्तक है खाली है उसको देखिएगा। इसका परावर्तक तल देखो क्या है, उभरा है तो उत्तल हो गया। इसका परावर्तक
तल क्या है मेरे भाई, गहरा है, तो क्या होगा, अवतल होगा। अब देखना इन दोनों का जो केंद्र आया है वक्रता केंद्र, इसी से तो आया है ना भाई। मतलब दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाए थे उस गोले के केंद्र को ही तो इनका वक्रता केंद्र कहेंगे। परिभाषा साधारण सी बन गई, क्या होगी, दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं मेरे बच्चा, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब यहीं से एक हेडिंग और डाल लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, अब भैया आपको पता है कि इसकी जो गोले की त्रिज्या होगी, जैसे त्रिज्या को आर लिख दिए, इधर मिलाओगे त्रिज्या ही कहलाएगी, ऐसे इस गोले की त्रिज्या को मिलाओगे तो आर है, इसको मिला दिए तो क्या होगा, आर। परिभाषा सेम वही तो होगी, दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हो, दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं मेरे भाई। अब आगे अगर हम बात करें कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, या दर्पण का ध्रुव पहले समझ लेते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या है। दर्पण का ध्रुव, बेटा ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हो, ध्रुव क्या होता है अब बताना। जैसे परावर्तक तल है, ये क्या है, परावर्तक तल। इधर देखो ये भैया क्या कहलाएगा, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु मतलब इसके बीच वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेंगे, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं मेरे भाई, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ तक अगर आप लोग समझे होंगे, इसको और बढ़िया से अगर बना दे तो यहाँ पर आप समझ जाओगे। देखो भाई अब बताना जरा, इसको हम पॉलिश कर दे रहे हैं, बताइए कौन सा दर्पण आपके सामने कंप्लीट हो रहा है। जितने पागल है बताएं सब, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है। परावर्तक तल गहरा है तो सर ये तो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अब एक और बना दिए, ध्यान देना, जैसे अगला बना दिए इस आकार में। पालिश सदैव दाहिनी ओर करनी है मेरे बालक, पालिश को सदैव दाहिनी ओर करोगे आप। पालिश कर दिए। अब ध्यान देना, इसमें अभी हम आपको क्या बताए कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। इसे भाई हम पी से लिखते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। ये परावर्तक तल ही तो है ना भाई, इसका जो मध्य बिंदु है दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और अभी पढ़े थे दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको पता है अवतल का वक्रता केंद्र ऐसे ही तो आएगा, ऐसे ही इसका गोला बनेगा भाई। ऐसा कैसा गोला बनेगा, इसका गोला ऐसे ही कंप्लीट हो सकता है, तो इसका मतलब इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, कहीं वक्रता केंद्र। अभी और बताए, दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। इतनी बात समझ में आई है। अब डाल लो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं मेरे बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो ध्यान देना, वक्रता केंद्र, ये भैया वक्रता केंद्र ध्रुव है, चाहे ध्रुव और वक्रता केंद्र बोलो, चाहे वक्रता केंद्र और ध्रुव।
तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है भाई। इसी को हम बोल देंगे पागलों मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे समझ जाओगे ना। इसमें भी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे बोलेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे भाई। तो परिभाषा आप लोग लिख सकते हो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है मेरे बच्चा? मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ तक समझ आई बात। अब आगे अगली हेडिंग डाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बता दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। फोकस किसे कहते हैं? फोकस क्या है तो आप समझना मेरे बालक, फोकस किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, इनका जो मध्य बिंदु होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के, चाहे ध्रुव और वक्रता केंद्र बोल दो, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं भाई। इसे यप से लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे हम? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बालक? दर्पण का फोकस कहते हैं। एक परिभाषा और अगर आपसे पूछ लेते हैं, बताना फोकस दूरी। फोकस अलग है बालक, फोकस दूरी अलग है। फोकस दूरी किसे कहेंगे? यानी लेंथ ऑफ फोकस क्या होती है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी क्या होती है? ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, ये ध्रुव है भाई, ये वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो लिख देंगे हम ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चा? फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान देना। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। एक परिभाषा और पूछी जाती है, परावर्तक व्यय। परावर्तक तल पूछ लेते हैं। परावर्तक तल। तो परावर्तक तल किसे कहते हैं? ये परिभाषा आप लोग ध्यान देना, अपने आप से लिख के लाओगे, नहीं आएगी तो हम कल बताएंगे बेटा। तो यहाँ तक समझ आई है बात की नहीं आई है? यहाँ तक करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझे हो ना? समझ गए? कुछ गलतियां हम किए थे ना, आपको बताए थे कि इसको घर से करके आना, तो आप लोग पकड़े कि नहीं पकड़े? देखो यहाँ बोले थे परावर्तक तल किसे कहते हैं, तभी तो हम आपको बता दिए थे ना परावर्तक तल क्या होता है, तो पहचान ही लोगे। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा बेटा, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो बता सकते हो, परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मेरे भाई बात समझना जरा, कि जितना भी बताए हाई स्कूल के पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 2 नंबर में 3 नंबर में प्रश्न बनते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस क्या होती है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है। आपसे कोई ऐसे पूछ ले, बताना अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किस ओर होता है, दाईं ओर की बाईं ओर, तो ये आपको समझना है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र सर कहाँ होता है? देखो बाईं ओर है। उत्तल दर्पण का दाहिनी ओर है। अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? बाईं ओर होता है। उत्तल दर्पण का कहाँ होता है? दाईं ओर होता है। ये सब चीजें, छोटी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से मजबूत कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग का दर्पण क्या होता है, दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाएं क्या होती है, तैयार हो गई हैं।
तो यहाँ तक मन लगा के मेहनत करिएगा। और इसको आप लोग रफ में तो कर ही रहे हो, लेकिन घर पे आप अलग से समय निकालिए और वहाँ पर जाके और जो अपनी पढ़ाई है ना उसको आप नोट्स में भी और जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन सबको ले जाकर नोट्स में बढ़िया तरीके से अपनी हैंड राइटिंग में नोट करिए। और इसके बाद जैसे चैप्टर समाप्त हो गए ना, आपके मनसालों को भी साथ में शांत करवाते चलेंगे और साथ में बेटा जितनी भी तैयारियां होंगी आप सबकी, जहां तक संभव हर संभव प्रयास आपके पीछे हम करेंगे। बस क्या करना है, आप सबको हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि आपको पता है कि देखो पढ़ाई का कोई कहते नहीं मूल मंत्र बस इतना है, और मूल मंत्र क्या है बेटा, मेहनत। अगर शायद है कि हम मेहनत करना शुरू किए हैं ना, तो बस एक चीज समझ रही कभी किसी की बातों में नहीं आना कि कौन लोग क्या कहेंगे, क्या होता है। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। हम जाएंगे प्राइवेट, अरे सर प्राइवेट कंपनियां तो हैं बहुत सारी, बच्चे सोचते हैं कि जाएंगे वहाँ अभी, और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि इंटर कैसे, इंटर का बहुत मुश्किल है, बीए पहुँच जाए। ठीक है बेटा, जिस दिन हाई स्कूल 10, 11, 12 हो गया ना, उसके बाद जब आगे जाओगे ना तभी तो ज़िंदगी शुरू होती है। आगे जाओगे, जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा खुशहाल दिन अगर कोई था पढ़ाई के क्षेत्र में तो 1 से लेकर 12 तक जो भी पढ़ाई की वहाँ पर था। उसके आगे जैसे ही ग्रेजुएशन में आप कदम रखोगे ना, बीए बीएससी करने जाओगे, तो वहाँ पर भाई देखना ज़रा कि आपके सामने एक ऐसा रास्ता आएगा जहाँ से शायद अपने आप को संभालना है, घर को भी देखना पड़ेगा। जो बच्चे घर में बड़े हैं उनको तो पूरे परिवार को, फैमिली को लेकर चलना पड़ता है। और आप सबको भी पता है कि भाई हम लोग उस बैकग्राउंड से नहीं हैं जहाँ से हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। आप सबको पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है, आप सब उठाते हो, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम वही बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं जो घर का भी, मम्मी पापा का भी सहयोग करके अपने अभी फ्यूचर देखें, और हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं। आपके साथ आप अपने काम को कर रहे हो, बस समय निकाल कर, जब आपका समय एडजस्टमेंट हो उस समय निकाल के वीडियो को जरूर देखिए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करें और अपने अगले दोस्त तक भेजें, जिससे किसी की पढ़ाई रुक ना सके। अगर कोई ऑफलाइन में आना चाहता है तो आपको बताएं क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस आपकी पटना नहर चौराहा, कुंडा प्रतापगढ़, जो आपको पता है कि पटना नहर चौराहा कुंडा तहसील के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर चलती है। और जो बच्चे शायद है कि शायद घर से स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, बेटा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा आप सबको पता है 9118531356। अगर संभव होगा तो आप ऑफलाइन में अगर पहुंच सकते हो तो आपको निःशुल्क सुविधा भी दे सकते हैं। अगर घर की स्थिति आपकी सही नहीं है, ऑफलाइन में तो आपके सामने है कि निःशुल्क कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आपकी और कोई सुविधा होंगी तो उसके लिए भी मैं आपके सामने तत्पर है। आप निश्चित होकर मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सबके पास शेयर करिएगा। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।